वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? तो सुबह 7 बजे के शो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक छोटा शो है 10 मिनट का, और इसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। ऑब्जेक्टिव यही है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो जरूर अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी किया करिए। तो चलिए, तो देखिए सवालों के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल आपका लिखा हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे? पहला स्टेटमेंट आपका, गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पीचमेंट, यानी विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल के द्वारा। दूसरा लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल के द्वारा, और तीसरा लिखा है उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, और चौथा लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय, हाँ, उच्च न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल के द्वारा, यानी हाईकोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग की बात यहाँ पर हो रही है, तो एक बार जरा समझिएगा। हमारे भारत देश में आप जानते हैं डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र में शासन की नीतियों को लागू करने के लिए एक कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जो योग्य हो, है ना। अगर किसी को आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता ऐसा आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ गया, प्रशासन में बैठ गया, तो वो क्या शासन की नीतियों को लागू कराएगा? वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या एग्जीक्यूट कराएगा? जिसे कुछ नहीं पता है, कोई नकल करके चला गया है, चोट्टा है, वो पहुंच गया है, एसडीएम बन गया, डीवाईएसपी बन गया। तो ऐसे में योग्य लोग होने चाहिए, और योग्य लोगों को लाने के लिए प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, यानी भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए। और भर्ती यदि निष्पक्ष कराना है तो ऐसी बॉडी बनानी होगी जो स्वतंत्र होकर काम करे। इसीलिए बाई कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस देते हुए केंद्र में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय के तौर पर, और राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग को एस्टेब्लिश किया गया है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय के तौर पर। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग की यदि आप बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। यह एक कैसा निकाय है? यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी ऐसी बॉडी जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। इसके जिक्र आर्टिकल 315 के तहत यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे संबंधित जो सारे प्रावधान है कार्य शक्तियों से लेकर, ठीक है, कंपोजिशन तक 315 से लेकर 323 तक आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संबंधित प्रावधान किए गए हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसका मुख्य कार्य यही होता है कि राज्य स्तर पर सभी बड़ी भर्तियों को कंडक्ट कराना, यानी राज्य स्तर पर मेरिट सिस्टम का एक मेरिट सिस्टम के प्रहरी के तौर पर एक भर्ती ट्रिब्यूनल, भर्ती अधिकरण के तौर पर कार्य करता है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग किससे किससे मिलकर बनता है भाई? तो ये चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनेगा, यानी अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनता है। खास बात यह है कि अध्यक्ष और सदस्यों की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? गवर्नर के द्वारा की जाएगी, यानी राज्यपाल के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनका जो कार्यकाल होता है, यानी अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर, वो 6 साल का होता है, और मैक्सिमम एज होती है 62 ईयर, यानी 62 वर्ष। इन दोनों में से जो पहले आए, विच एवर कम्स अर्लियर। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्यों के रिमूवल को लेकर यदि हम बात करें तो हटाया जाना, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, नियुक्त ये राज्यपाल के द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन हटाए ये राज्यपाल के द्वारा नहीं जाते हैं। यही एक मेन पॉइंट है, यहीं पर ट्रैप बना के सवाल पूछा जाता है। सवाल इसी से संबंधित है आपका कि हटाए राज्यपाल के द्वारा नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। अगर दिवालिया है, हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है। अपने पद के दौरान किसी अन्य जगह से वैतनिक कार्य में कहीं और से पैसा ऐंठने में लगे हैं, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। पद के दौरान कहीं और से अगर इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, तो पद के दौरान कहीं और से वैतनिक कार्य में लगे हैं, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है। अक्षम हो गए हैं, है ना, इनकैपेसिटी, तो ऐसे में डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन यदि कदाचार के आधार पर हटाना है, कदाचार यानी मिसबिहेवियर, तो मिसबिहेवियर के आधार पर हटाना है तो जांच जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो यानी कदाचार एक ऐसा ग्राउंड है जिस आधार पर डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है। तो ये है इसका रिमूवल। किसके द्वारा होगा रिमूवल? बाई प्रेसिडेंट होगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनका रिमूवल होगा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जा रही है, लेकिन हटाया राज्यपाल के द्वारा इन्हें नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहां समझिए सवाल पर, तो सवाल में उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाएगा, तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है इसमें, ठीक है। पहला लिखा हुआ है गोलकनाथ केस, दूसरा लिखा है केशवानंद भारती केस, तीसरा लिखा है 24th अमेंडमेंट, चौथा लिखा है 42nd अमेंडमेंट। इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है और सही आंसर बताना है। ये आया हुआ सवाल है पीसीएस का, ठीक है। इससे पहले भी जो सवाल आपने देखा वो भी पीसीएस का आया हुआ ही सवाल था। तो गोलकनाथ केस की अब बात करें तो गोलकनाथ साहब 1000 बीघा जमीन चली गई थी, मठाधीश आदमी थे, कोर्ट गए,
गोलकनाथ केस 1967 में आया था, 1967 में आया था, ठीक है। गोलकनाथ केस के बारे में जो सवाल अन्य पूछे जाते हैं, जैसे कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं हो सकता, गोलकनाथ केस। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल में परिवर्तन नहीं हो सकता, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में जो भी जजमेंट आया था उस जजमेंट को पलटा गया केशवानंद भारती केस में। आज कंक्लूजन ये नहीं है, आज मत कह देना कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, प्रियम्बल में अमेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस, वाह, 1973। अब तक सबसे बड़ी बेंच अगर किसी केस में बनी है तो केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच बनी, 13 जज। अब तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केशवानंद भारती केस में बनी, पहली। और दूसरी सबसे बड़ी बेंच बनी भाई गोलकनाथ केस में, इसमें 11 जजेस की बेंच बनी, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस 1973 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त डॉक्ट्रिन दिया, जो कि फेमस लैंडमार्क जजमेंट हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड। यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। फिर से सुनिएगा, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और मूल ढांचा क्या है ये कहीं लिखा नहीं है, ना संविधान में लिखा है ना कानून में लिखा है। मूल ढांचा क्या है ये समय समय पर कौन बताएगा? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आखिर मूल ढांचा क्या है। तो ये आया था 1973 में, 1973 में आया था। 24 अमेंडमेंट, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 13 में चौथा क्लॉज जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर किसी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी संविधान संशोधन बिल जब पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करने के लिए डिनाई नहीं कर सकता, यानी उस पर वीटो नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं कर सकता। वो सिग्नेचर करने के लिए क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा। ये आया था आपका 1971 में। 42वां संविधान संशोधन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संविधान है जो गतिशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है। और सबसे ज्यादा संशोधन अब तक भारतीय संविधान में अगर किसी अमेंडमेंट के द्वारा हुए हैं तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे ज्यादा संशोधन हुए। प्रियम्बल में जो 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 42 के द्वारा। राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए, 42 के द्वारा। हालांकि फिर 44 में कह दिया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो सबसे ज्यादा संशोधन हुए 42 में। फंडामेंटल ड्यूटीज किससे जोड़ी गई? 42 से। तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये हुआ था आपका 1976 में, यानी 1976 में। तो सबसे पहली घटना 1967 आपका गोलकनाथ। फिर उसकी घटना 24वां संविधान संशोधन 1971। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973। फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसी तरह से आप इसे मिला सकते हैं, ठीक है। चल, अगला सवाल आपका शेड्यूल से रिलेटेड है। कह रहा है मिलान करना है शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल क्या है? ऐसी बातें जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में नहीं रख सकते थे, ऐसी बातें जो हम संविधान के अनुच्छेद में नहीं रख सकते थे, जो बहुत बड़ी थी, उनको हमने संविधान के लास्ट में रखा और जिसे हम शेड्यूल के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हम अनुसूची के नाम से जानते हैं। क्लियर है? पहली अनुसूची राज्यों के नाम इत्यादि से संबंधित है। दूसरी अनुसूची आपकी वेतन भत्तों से संबंधित है, सैलरी अलाउंसेस से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप, ड्राफ्ट ऑफ ऑथ से रिलेटेड है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं, इससे रिलेटेड है। पांचवी अनुसूची शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची शेड्यूल ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में लिस्ट दी गई है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेजेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेज, औपचारिक भाषाएं जो आपकी हैं, 22 भाषाएं हैं टोटल 8वीं अनुसूची में, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई कि अगर उसमें कोई कानून डाल दिया जाता है तो उसका जेआर यानी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बचाने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। इसे बाद में जोड़ा गया 1st अमेंडमेंट के द्वारा। तो अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन IR कोयलो केस में यह स्पष्ट हो गया कि उसमें भी डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो मूल ढांचे का हनन करे तो। भूमि सुधार अधिनियम इत्यादि 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा दल बदल कानून है।
11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है, उसमें 29 विषय हैं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची नगरपालिका म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, उसमें 18 विषय हैं और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये थी आपकी 12 अनुसूचियां, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी। तो देखो थर्ड शेड्यूल की यहाँ बात हो रही है, तो थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? फॉर्म ऑफ ऑथ फॉर्मेशन, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राइट। 7th शेड्यूल आपका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है ना, कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। और 8th शेड्यूल आपका किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ये हो गया इसका आपका मिलान, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं। खैर, आई होप अपनी सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस समय आप नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएँ, आपके जो सपने हो सकारात्मक वाले वो पूरी करें। आप सभी को खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब मोटाए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहना, ठीक है। इस समय आरंभ 10.0 पर हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है। ये एक फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम कम मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। प्राइस है 999, ऑफर के तहत 9999, 9,999 रुपये। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्राइस आपको मिलेगा, ये कोड आप लगाइए BL लाइव, ये कोड जरूर लगाएं। अगर ये कोड आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और इसमें आप प्रीलिम कम मेंस सबकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको यूपी PCS के लिए दिया जाता है, PCS फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो अभी सेल के तहत इसका ये प्राइस चल रहा है, राइट। चलिए, साथ साथ ध्यान दीजिएगा, 28 सितंबर को परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा यानी PCS की परीक्षा 12 को है। 12 से पहले 28 को वैसी एक परीक्षा हम कंडक्ट करा रहे हैं 9:30 बजे 3 सेंटरों पर, प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें अपने फ़ोन से, एक फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप परीक्षा जाके दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है। यूपी PCS प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम 12 अक्टूबर को है और 12 अक्टूबर को इस एग्जाम के लिए मैं यानी विपुल त्रिपाठी आप सभी के लिए लेकर आता हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे, और फ्राइडे को मैराथन भी होता है, ठीक। तो शाम 7 बजे इस चर्चा में जरूर जुड़ें क्योंकि ये चर्चा आपके भीतर एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पैदा करती है और बहुत सारे फैक्ट से आपको अवगत कराती है, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए भाई ये इंस्टाग्राम पेज है, मोबाइल से स्कैन करो, पेज आ जाएगा, फॉलो कर लो। लिंक, क्लासेस के PDF, इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स वगैरह अगर आपको चाहिए जो मैं भेजता रहता हूँ तो वो टेलीग्राम, इसको फॉलो करिए, आप इसको स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए और वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।